वेलकम फ्रेंड, युक्ति या इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 7 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन से टॉपिक को कवर किया गया उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अभी देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे पुराने लिसनर हैं, नए लिसनर हैं, दोनों चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी हम इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ सकें। चलिए, आज के न्यूज़ में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। तो सबसे पहले तो बधाई, हमारे नए राष्ट्रपति का चयन हो चुका है। तो जो धनखड़ जी है, जगदीप धनखड़ जी, उनका चयन हो चुका है। तो इससे संबंधित बहुत से पीटी फैक्ट, प्रारंभिक परीक्षा फैक्ट आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं और राजस्थान के दूसरे उपराष्ट्रपति और राजस्थान के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में राजस्थान से जो चुने गए थे भैरव सिंह शेखावत थे। इनको कुल 775 वोट में से 528 वोट मिला है। तो ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है। विपक्ष में जो थी मार्गरेट अल्वा, उनको 182 वोट मिला है और 15 वोट जो था अवैध हो गया है। तो ये सब आपको प्रारंभिक परीक्षा के तौर में पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। अब दोनों सदनों में जो है वर्तमान में जो होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष राजस्थान से ही है ओम बिरला, और उप राष्ट्रपति जो चुने गए हैं अभी, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो भी अब राजस्थान से होंगे। तो ये भी आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। और भी चीज़ें आप लोग यहाँ अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पर एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस और इंटरव्यू और क्या इसके मेन टॉपिक है, सब टॉपिक उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान क्या है, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसे चुनाव प्रक्रिया क्या है, तो चुनाव प्रक्रिया संबंध हम देखते हैं अनुच्छेद 68 के तहत, संविधान का जो अनुच्छेद 68 है उसके तहत निवर्तमान जो उपाध्यक्ष के पद की अवधि समाप्ति के कारण हुए रिक्त को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। ऐसी बात अनुच्छेद 68 करता है। तो उपराष्ट्रपति का जो वर्तमान उपराष्ट्रपति, उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ऐसा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, याद रखिएगा 1952, ये आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा। और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव 1974 के नियम 8 के अनुसार चुनाव के लिए चुनाव संसद भवन में किए जाएंगे, अतिरिक्त कहीं नहीं किया जाएगा। तो दोनों अधिनियम आप लोग को याद रखना है, 51 और 1974। नेक्स्ट है निर्वाचन के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त के 60वें दिन या उसके बाद जारी कर दी जानी चाहिए, ऐसा ऐसा अपेक्षा किया जाता है। पर ये यथास्थिति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सत्ताधारी पार्टी इस प्रकार चुनाव आयोग को अनुशासित करती है और चुनाव आयोग इसमें क्या निर्णय लेता है। नेक्स्ट है सभी निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य का मत मूल समान होगा। अर्थात लोकसभा के जो सांसद होंगे और राज्यसभा के दोनों के मत मूल एक समान होंगे, अर्थात एक सांसद व एक वोट। तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोग से प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। संबंधित तथ्य आप लोगों को याद रखना है। यह सब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यूज़ करके, या तो फिर डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। जैसे उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय या पद होता है। नेक्स्ट है वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है। कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक यह पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और उस समय सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए और लोकसभा द्वारा
सहमति या अनुमोदित होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो पद से हटाने की प्रक्रिया यह है देखने को मिलता है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, उपराष्ट्रपति पर नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। उस प्रयोजन के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व का नोटिस दिए जाने के बाद इस आशय को कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो पहले 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। 14 दिन बहुत खास होता है, तो ध्यान रखिएगा 14 दिन और 7 दिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट में रखना है। संविधान में इस प्रकार की प्रक्रिया बार बार आप लोग देखने को मिलेगी। अर्थात देखिए यहाँ पर होता है क्या, उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद अथवा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं या होता है। इसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होना चाहिए, अर्थात इसके अतिरिक्त वह कोई भी लाभ का पद नहीं है। जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें इसके लाभ के पद से संबंधित स्पष्टीकरण किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। पात्रता क्या होता है ये भी आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में, पीसीएस में, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देते हैं यहाँ से रिलेटेड बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो चलिए हम लोग देखते हैं पात्रता क्या है। भारत का नागरिक होना चाहिए, अमूमन सबसे सर्वोच्च पद पर है तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होगा। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह लोकसभा में 30 वर्ष है, जानते हैं, क्योंकि लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, इसलिए यहाँ पर 35 वर्ष आयु सीमा भी अधिक रखी गई है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए और केंद्र सरकार के किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण का अधीन लाभ का पद कोई भी धारण नहीं किया जाना चाहिए, जिसे स्पष्ट किया गया है लाभ के पद के रूप में, तो वो पद धारण नहीं करना चाहिए। निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, तो ध्यान रखना है संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार या उस नियम के उस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज या कॉलेजियम के तहत सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जिसमें कौन शामिल होगा, इसमें शामिल होंगे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो आपको इलेक्टोरल में यह शामिल होगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, जो निर्वाचित होगा, निर्वाचित सदस्य होगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तो वहाँ के निर्वाचित सदस्य उसके इलेक्टोरल कॉलेजियम में शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है। अब बार बार चुनाव आयोग की चर्चा होती है, तो चुनाव आयोग भी एक नज़र देख लेना है, ताकि कोई भी नष्ट पीटी प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न नहीं छूट जाए। तो संविधान का भाग 15 से चुनाव से संबंधित है और इसमें चुनाव संचालन के एक आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो भाग 15 आप लोग याद रखना है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और अनुच्छेद 324 से 329 से चुनाव आयोग को सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता से संबंधित अनुच्छेद है। तो 324 से 329 याद रखना है और खासकर आप लोगों को 326 तो जरूर याद रखना है, क्योंकि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकारों का आधार पर होगा। अनुच्छेद 326 ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है इसकी कोई सीमा नहीं है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 326 को, जो वयस्क मताधिकार का कॉन्सेप्ट है वो अनुच्छेद 326 में है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्थापना इसी दिन हुआ था। तो इसी संदर्भ में यह भी प्रारंभिक परीक्षा में, ये बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ यूपीएससी के ऑप्शन में यह पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर। तो यह बहुत ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कर लीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए। अन्य तथ्य आप लोगों को याद रखना है इसमें उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या यहाँ 6 वर्ष लिखा गया है, 5 वर्ष होगा, इरर है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मुख्य सॉरी ये चुनाव आयोग की बात हो रही है, सही है, हमको लगा उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, हो जाता है, मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो इनका कार्यकाल जो होगा, चुनाव आयोग का जो कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयोग का, उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या जो दोनों में से पहले हो तो उनका कार्यकाल यह होगा। नेक्स्ट है, इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और समान वेतन और भत्ते प्राप्त है, अर्थात मुख्य चुनाव आयोग को क्या है,
सर्वोच्च न्यायालय का जो समकक्ष उनको दर्जा दिया गया न्यायाधीश के समकक्ष, और समान वेतन भत्ते मिलेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान पद से हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, महाभियोग शब्द का उपयोग केवल राष्ट्रपति के लिए है, ध्यान रखिएगा, न कि किसी अन्य पद के लिए है। तो अमूमन गलतियां ये हो जाती है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, पर ऐसी नहीं है। न्यायाधीशों के हटाने की भी प्रक्रिया एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो महाभियोग जैसी लगती है पर महाभियोग नहीं है, उसका टर्मिनोलॉजी अलग यूज़ किया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न यहाँ से पूछा गया इसलिए मैं इसे क्लियर किया हूँ। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, हालांकि राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत 16 अक्टूबर 1989, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। हालांकि कुछ दिन के बाद इसे पुनः 1 सदस्यीय कर दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय वाला स्वरूप पुनः बहाल कर दिया, जो वर्तमान तक जारी है। ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1993, तो यह आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है 11/1993 कब से 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त वाला प्रक्रिया अभी तक अपनाया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जो 25वें चुनाव आयुक्त हैं। तो यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा और एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत से एग्जाम होते हैं, उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे फैक्ट आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा। तो आप लोग जरूर इसे की नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। इस बार का टॉप क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न प्रारंभिक में, मेंस में या इंटरव्यू में जरूर होंगे, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है, एक सेकेंड इसे जूम कर लो। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको पसंद आ रहा है तो चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, आगे चीज़ों को कर सके। बहुत सी चीज़ें माइंडसेट में चलती है, पर वैसे प्लेटफॉर्म पहले स्थापित हो जाते हैं तो जाके बेहतर कार्य करने में अच्छा लगता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी सीमा में सेनाओं के उपयोग के लिए नया अस्त्र। तो देखिए, जब भी एआई का प्रयोग पूछा जाएगा तो इसमें देखिए सीमाओं के सेना में एक नया अस्त्र के रूप में इसे प्रयोग किया जा रहा है। तो ये एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। जब मेंस आप लोग लिखते हैं या इंटरव्यू लिखते हैं, इंटरव्यू में आप पैनल में बैठते हैं, तो ये प्रश्न अगर कभी पूछा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्तमान प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, तो वहाँ एग्जाम्पल के तौर पर इसे ज़रूर दीजिएगा। देखिए, भारतीय सेना इसका प्रयोग कर रही है। जगहों को, खतरों को, इनपुट संभावित खतरों को भांपते हुए वहां पर सैनिकों की तैनाती की गई और 145 जगहों पर ऐसी की गई, 1-2 जगहों पर नहीं, 145 जो ऐसे इनपुट के जगह था जहां एआई का प्रयोग करके वहां पर सैनिकों की तैनाती की गई है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ भारत अब में जो भारतीय सेना है अब 5G तकनीक के साथ इस्तेमाल करेगी, जो कहाँ करेगी, आपको जो चीन से सटे सीमा है, पाकिस्तान से सटी सीमा, वहाँ पर करेगी। हालांकि चीन इसके वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 5G तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया है। तो ये अलग फैक्ट है, पर ये जब इनपुट पूछे तो आर्टिफिशियल एआई का बहुत सा प्रयोग है, बहुत से क्षेत्रों का प्रयोग है। तो एक नया प्रयोग क्षेत्र आया है, तो इसे भी उदाहरण के तौर पर आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए दिल्ली में बहुत उथल पुथल होते रहता है ये आबकारी नीति के तहत। बहुत ही 11 देखिए निलंबन का सिफारिश कर दिया वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा। तो यह चर्चा में है। तो यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आईएएस अधिकारियों का निलंबन राज्यपाल के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको किए जा सकते हैं। हालांकि ये कम उम्मीद है, फिर भी ध्यान रखिएगा प्रारंभिक परीक्षा में कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी रूप से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों को यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएलवी की पहली उड़ान आज आज़ादी सेट का प्रक्षेपण किया जाएगा, जो सबसे हल्के प्रक्षेपण सेट के रूप में है। तो इसे जरूर आप लोग आज कवर कीजिएगा। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि मिस मैच ना हो जाए। चलिए देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं मैं यहाँ पर, तब चीज़ें नज़र आएंगी स्पष्ट रूप से। देखिए यहाँ पर प्रक्षेपण यान सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1 SLV D1, जिसे पहली उड़ान आज़ादी सेट के रूप उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, जो 34 मीटर 120 टन वजनी वाला होगा। यह बहुत ही हल्का है। इसरो 500 किलोग्राम से कम
500 सौ किलो कम वजन वाले जो उपग्रह होंगे पृथ्वी कम ऊंचाई पर वाली कक्षाओं स्थापित कर SSLV का प्रयोग करती है, विकसित किया इसके लिए। और यह देखिए इस आज़ादी सेट को लिए क्या है, 75 स्कूलों से 750 छात्रों को आज़ादी सेट निर्माण किया है। स्पेस किड्स इंडिया ने इसे निर्माण किया। तो यह आपको प्रश्न पूछ सकता है। और कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक की छात्राएं इसमें शामिल है आज़ादी सेट को निर्माण करने में। तो ये तो पीटी फैक्ट हुआ, आप लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पर और भी इससे रिलेटेड मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी DRDO और इसरो आता है तो प्रश्न आपको साइंस टेक के पार्ट में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले प्रक्षेपण यान क्या है? ये एक शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली होती है जो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है और कृत्रिम उपग्रहों जैसे भारी वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने के समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत संतुलन स्थापित करती है। प्रक्षेपण यान का परिभाषा यही है। तो ध्यान रखिएगा, परिभाषा आप लोग एक्सप्लेनेशन के रूप में बेहतर तरीके से लिखिएगा। नेक्स्ट है प्रक्षेपण यान। रॉकेट प्रक्षेपण यान के बाद उपयोगी नहीं रहते। इसका एकमात्र कार्य उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में ले जाना होता है। उसके ले जाने के क्रम में विभिन्न चरण होते हैं जहां उसके हर पार्ट को अलग किया जाता है। और एक उपग्रह जो हमारा सैटेलाइट बनाया जाता है, उपग्रह ये आज़ादी सेट है, वो अंतरिक्ष में केवल रहेगा। इस प्रकार से कार्य करता है। प्रक्षेपण यान 2 प्रकार के होते हैं, एक निम्न कक्षा, एक उच्च कक्षा वाला। तो देख लीजिए, कई उपग्रहों को केवल पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करने की आवश्यकता है, जिनकी विस्तृत रेंज पृथ्वी की सतह से 180 किलोमीटर से शुरू होकर 2000 किलोमीटर तक जाती है। ध्यान रखिएगा, यह 180 से लेकर 2000 किलोमीटर रेंज इसका है। इसे निम्न कक्षा कहा जाता है, लियो कहा जाता है इसे। अंतरिक्ष पर इसमें अधिकांश पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह होगा, संचार उपग्रह होगा। यहाँ तक कि अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जहाँ पर विभिन्न देश के लोग रह के वैज्ञानिक रह के शोध करते हैं अस्थायी रूप से अंतरिक्ष में, वो इसी रेंज में है, 120 से लेकर 2000 के रेंज में है। तो निम्न क्षेत्र में विस्तृत है। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में ले जाने के लिए कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तदनुसार छोटे से कम शक्तिशाली रॉकेट का उपयोग इसके उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो जितने भी कम रेंज वाले होंगे, कम शक्तिशाली, इसी कक्षा में ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरा, उच्च कक्षाओं के लिए ऐसे और भी उपग्रह हैं जिन्हें अंतरिक्ष में ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाने की जरूरत होती है। जैसे भूस्थितिक उपग्रहों को उन कक्षाओं में भेजना पड़ता है जो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। उन्हें भूस्थितिक या जियो सिग्नोनिक सैटेलाइट कहा जाता है। उनकी कक्षाओं में भेजने के लिए इस प्रकार के भारी भरकम और दूर तक ले जाने वाले उपग्रहों का उपयोग, सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है प्रक्षेपण यान का। देखिए, विभिन्न देश के अपने अपने प्रक्षेपण यान है, तो उतना विस्तृत नहीं जानना है या जानकारी रखना है, बस जानना है क्या इसरो के कौन कौन से प्रक्षेपण यान है। तो सबसे पहले SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, शुरुआती दौर का सबसे पहला। और ये सबसे पहले रॉकेट केवल इसी से SLV सैटेलाइट से लॉन्च व्हीकल कहा जाता था। और देखिए, उसके बाद SLV के बाद ASLV आया, संवर्धित या स्ट्रेटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह SLV और ASLV दोनों ही छोटे उपग्रहों को भेजता था जिसका वजन 150 किलोग्राम तक होता था। पृथ्वी की निचली कक्षाओं, तो 3 चीज़ें यहाँ याद रखें। सबसे छोटे उपग्रह को 150 kg का, और पृथ्वी की निचली कक्षाओं पर। ASLV का परिचालन फिर PSLV के आने के बाद 1990 के दशक के शुरुआत में किया गया। तो ASLV का न्यू वर्जन आया PSLV, जो इसरो का सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है। इससे लगभग 53 प्रक्षेपण किए गए हैं, जिसमें से 52 सफल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी एक्यूरेसी 99% के आसपास है, जो विश्व में सबसे बेहतर प्रक्षेपण यान की श्रेणी में गिना जाता है। तो देखिए, PSLV ध्रुवीय पोलर सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है, वो प्रथम सफल प्रक्षेपण 1994 में किया गया था। और PSLV प्रथम लॉन्च वाहन है जो तरल लिक्विड स्टेज का सुसज्जित है। इसरो का प्रथम तरल है। तो प्रश्न पीटी में यहाँ से पूछा गया है, प्रथम तरल लिक्विड प्रक्षेपण यान कौन है? SLV, PSLV, GSLV। तो PSLV सही उत्तर था उसका। PSLV इसरो द्वारा उपयोग किए जाना अब तक का सबसे विश्वसनीय रॉकेट, जिसमें 54 में से 52 सफल उड़ानें रही हैं। नोट आप लोग इसे याद रखिएगा क्या,
PSLV का उपयोग भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में किया गया, जिसमें 2008 में चंद्रयान फर्स्ट और 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट के लिए किया जा चुका है। और ध्यान रखिएगा, भारत प्रथम प्रयास में ही चंद्रयान 1 प्रयोग किया था, प्रथम प्रयास में ही आपको मार्स ऑर्बिट मोम का जो सफल प्रक्षेपण किया था। और मोम का सफल प्रक्षेपण भारत ने बहुत ही नवीन तकनीक के साथ किया था। भारतीय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करते हुए वो मंगल ग्रह पर अपने यान को भेजा था, PSLV भेज दिया था। पर उस यान को डायरेक्ट अगर भेजना था मार्स ऑर्बिट पर तो यहाँ पर मैक का प्रयोग होना था। जब हम उस चरण में नहीं पहुँचे थे, जो GSLV मैक 3 है उसका प्रयोग होता तो ही जा पाता। पर भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि कम प्रक्षेपण यान जो शक्तियां हैं उससे ही मार्स ऑर्बिट तक भेज दिया था इस मिशन को। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी भारत की या इसरो की। वर्तमान में देखिए दो सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्च, PSLV GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का उपयोग, और GSLV के विभिन्न चरण है, मैक 1, 2, 3। तो मैक 2, 3 ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रश्न में रखना है, ध्यान पूछा जा सकता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल जो है अधिक शक्तिशाली रॉकेट है जो भारी उपग्रहों के अंतरिक्ष ऊंचाई तक ले जाने के लिए सक्षम है। और अब तक 18 मिशनों का प्रयोग किया गया, जिसमें 4 विफल हुआ है, अर्थात 14 सफल मिशन इसका रहा है GSLV का। और 10,000 से किलोग्राम के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जा सकता है। इसकी शक्ति ऐसी है मैक 3 का। हालांकि 4 से अधिक पहले हमको भेजना रहता था, किसके, मैं तो हम यूरोपियन फ्रेंच गुयाना से हम लोग कांटेक्ट करते थे। पर वर्तमान में हमारी शक्ति डेवलप हो गई है। स्वदेश में विकसित क्रियोजेनिक अपर स्टेज GSLV मैक 2 के तीसरे चरण का निर्माण करता है। और मैक 3 संस्करण में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के हेतु पूरी तरह आत्मनिर्भरता कायम कर ली है। नोट याद करिए, इससे पूर्व भारत के भारी उपग्रह लगभग 4000 kg से अगर अधिक उपग्रह भेजना रहता था तो क्या करता था, यूरोपियन एरियन प्रक्षेपण यान पर निर्भर रहता था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है उपलब्धि। अब हम केवल आत्मनिर्भर हो गए हैं अंतरिक्ष यान को भेजने के लिए। इसरो आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। एक है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये बहुत ही चर्चा में रहता है। हाल ही में इससे ही भेजा जा रहा है। देखिए, इससे पहले ESO-3 भी भेजा गया, EOS-03 उससे भी भेजा गया। ये क्यों महत्वपूर्ण है? छोटे छोटे सूक्ष्म उपग्रहों को लॉन्च, माइक्रो जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उसको भेजने के लिए वैश्विक स्तर पर इसकी मांग बढ़ी है। तो इसलिए इस प्रकार के SSLV का भी प्रयोग बढ़ा है, तो इसरो इसका भी प्रयोग करने लगा। तो ध्यान रखिएगा, इससे पूर्व EOS जो अर्थ ऑर्बिटन वाला जो उपग्रह था उसे इससे भेजा गया था। और अभी नेक्स्ट है आज़ाद सैटेलाइट, इसे भेज रहा है आज़ादी सेट, इसी से भेजा जाएगा। तो आप लोगों को PT फैक्ट प्रारंभिक परीक्षा में बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए, भारत सरकार एक नई पहल की है, जो पाकिस्तान में जो सताए गए हिंदू, सिख या अल्पसंख्यक जो है वो भारत में डॉक्टर जो उनके रहेंगे वहाँ भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा के रूप में सेवा देने के लिए द्वार खोल दिया। और 31 दिसंबर 2014 को भारत में आए पाकिस्तानी अल्पसंख्यक इसका लाभ मिलेगा। जो NRC था उससे रिलेटेड है, NRC पर पहले चर्चा किया जा चुका है, तो आप लोग पहले की वीडियो जाकर देख लीजिएगा। जब NRC का मुद्दा जिस महीने में था, जिस वर्ष में था, तो वहाँ पर आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग की बैठक होने वाली है कल, तो इस पर हम लोग इसकी जो कमेटी है उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, कल क्या उभर कर आता है, सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आप लोग राज्यपाल के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हैं तो यहाँ पर सारे फैक्ट दिए हुए हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अन्यथा उतनी ज़रूरी नहीं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी बता दी गई है, उतना ही एग्जाम में पूछेगा। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब न रुकना चाहिए। आगे आप लोग हम लोग सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम लोग और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ें। नीचे आइए, नीचे में देखिए आर्टिकल, 2 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, आज इसे जरूर आप लोग पढ़िएगा। रेवड़ी की संस्कृति अर्थव्यवस्था बड़ा गर्व करती है, बेड़ा गर्व, जो हम लोग
भास्टेस्ट स्थिति या वेस्टेस्ट स्थिति के रूप में इसे जानते हैं। तो इसके संदर्भ में बातें की गई। इससे पहले आपको न्यूज़ एनालिसिस में किया जा चुका है। 3 या 4 दिन पहले का न्यूज़ एनालिसिस आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट में है सारा वीडियो, तो जाके वहाँ देखिएगा। इसके संबंधित सारे डायग्राम की चर्चा की जा चुकी है, तो आप लोग उसे ज़रूर कवर कीजिएगा इस आर्टिकल के साथ। नेक्स्ट है, देखिए रुपये का बोला जा रहा है भारत में कि रुपये का जो इतना बढ़ा हुआ स्तर है, 80 के पार चला गया डॉलर के मुकाबले रुपया। तो क्या स्थिति है, विभिन्न डॉलर के मुकाबले विभिन्न देशों में मुद्राओं की गिरावट सभी मुद्राओं में देखी जा रही है। जैसे भारतीय मुद्रा में 6.11% की गिरावट देखी गई है, वहीं चीनी युआन में 6.2%, ऑस्ट्रेलिया डॉलर है 8.04%। इसी तरह दक्षिणी अफ्रीकी रेट में 1.4%, पाउंड स्टालिन में 10.47%, दक्षिणी कोरियान में यूरो में 11.59%, जापानी येन में 13.67% और पाकिस्तानी रुपया में लगभग 25% का गिरावट दर्ज किया। फिर भी हम भारतीय जो रुपया है बेहतर स्थिति में। अभी हाल ही में हम लोग चीनी युआन और यूरोपीय यूरो और जापानी येन से बेहतर स्थिति में थे। तो इससे रिलेटेड आप लोग पीटी फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, कवर कर लीजिएगा चीज़ों को। इसी रूप से प्रश्न किया जाता है। तो कितने प्रतिशत की गिरावट की गई, इसके वनस्पत कितने प्रतिशत के किसी अन्य मुद्रा के संदर्भ में पूछ सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, एक इस आर्टिकल को आप लोग पढ़िएगा। एक बुक प्रकाश सिन्हा जी का एक बुक पब्लिश किया गया, पुलिस स्ट्रगल रिफॉर्म्स इंडिया। तो इसके संदर्भ में आप लोग जरूर जानना चाहिए पुलिस में सुधारीकरण क्यों आवश्यकता है। इससे संबंधित एक आर्टिकल को आप लोग को पहले न्यूज़ कवर किया जा चुका है, तो उससे ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग चीज़ों को समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए खाद्य सुरक्षा भारी पड़ेगी पूर्वी राज्यों मानसून। तो जो 7 क्लाइमेट जोन में है, जैसे सूखे की हालात है, देश में कुल 36 क्लाइमेट जोन है। देश में सभी क्लाइमेट जोन को अलग किया गया। पहले भी इससे रिलेटेड तस्वीर सेंड किया गया, ग्रुप में टेलीग्राम में कर दिया गया है, तो आप लोग जरूर इसे कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो यहाँ आप लोगों को पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है, या जानकारी के तौर पर जब भी सूखा का संबंध में या तो इस प्रकार के जब भी मेंस में प्रश्न आते हैं, तो इन सब आंकड़ों का प्रयोग कीजिए। जैसे चालू खरीफ में क्या है, पूर्वी धान की खेती पूर्वी राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होती है, लगभग 37.8% का होता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा कवर करना चाहिए, डाटा इनपुट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 59 लाख हेक्टेयर रोपाई के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 46 लाख रोपाई हुई है। बिहार में 35 लाख हेक्टेयर के मुकाबले भी 16 लाख हेक्टेयर का ही रोपण हुआ है। और वहीं झारखंड में 18 लाख हेक्टेयर की जगह 2.7 लाख हेक्टेयर की रोपाई हुई है। और साथ में बंगाल में 42 लाख हेक्टेयर के मुकाबले केवल 11 लाख हेक्टेयर की रोपाई हुई है। तो ये आंकड़ा आप लोग यूज़ कीजिएगा जब भी जब भी प्रश्न पूछे सूखा से रिलेटेड कि मानसून की जब कमी होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव देखिए, एक प्रभाव के रूप में यही होता है, हमारा कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। उसके लिए वैकल्पिक कोई उपाय नहीं है, अगर उपाय है भी तो वो सशक्त नहीं है। उससे उत्पादन का जो मानसून से जो उत्पादन होगा उसके उत्पादन के बराबर नहीं होता है। तो यह महत्वपूर्ण है आंकड़ा, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आज के न्यूज़ में बस इतना ही। ताइवान चल रहा है। देखिए एक पीटी फैक्ट, 2 चीज़ें आप लोग याद है। आज 17वीं वर्षी मनाई जाएगी हिरोशिमा नागासाकी का। तो आज 6 अगस्त है, तो पहले तो हिरोशिमा पर बरसाया गया था एटम बम अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। तो ये प्रश्न आपको बार बार पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। नेक्स्ट है यह, देखिए एक बार पीटी फैक्ट के रूप में आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न देखने को मिल सकता, कौन से अमेरिकी सिंगर भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। तो मेरी मिलबेन, यह बहुत ही जानी मानी सिंगर है, क्योंकि यह भारतीय और अमेरिकी संस्कृति को सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के लिए कार्य करती है। और वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वर्चुअल राष्ट्रगान गाए थे, इनके द्वारा गाया गया था। नहीं तो यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं, सर्च करके इनके नाम को या अमेरिकी सिंगर राष्ट्रगान डालिएगा, बस आप आ जाएंगे। और फिर दिवाली का अवसर ओम जय जगदीश हरे, जो हिंदू का जो भजन है,
दिवाली के अवसर पे ये गाया जाता है गीत को, तो उसका भी इन्होंने किया था और सुर्खियां बटोरी थी। और भारत अमेरिकी स्वतंत्र जो सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, बहुत से अवार्ड इनको दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए न्यूज़ कवर के साथ। और तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, ऐप का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर यूज़ कीजिए। वेबसाइट पे बहुत से फ्री आप लोग को टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो आप लोग उसका लाभ लेते रहिए, ताकि और भी इम्प्रूवमेंट आप लोग के साथ हम लोग का भी होता जाए और हम बेहतर कार्य कर सकें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।